Hello everyone. In our previous video we have discussed about phases of compiler. तो हमने कोड जनरेशन फेज़ जो है वो देखा था, लेकिन हमारा जो आउटपुट था वो देखना बाकी था। तो आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन तक सब पता चल गया होगा। कोड जनरेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला जो कोड है वो है T1 इक्वल टू ID3 मल्टीप्लाई बाई 60.0 और दूसरा है ID1 इक्वल टू ID2 प्लस T1। अब ये जो चीज़ है उसे हमने एक्चुअल कोड में कन्वर्ट किया है विद द यूज़ ऑफ कोड जनरेशन मेथड। पर एक्चुअल कोड यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो हमारे कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और विद द यूज़ ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 5 लाइन का एक कोड है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पूरा कोड है वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है। उसमें सबसे पहला है मूव एफ ID3 R2। यहाँ पे हमारे पास R2 एक रजिस्टर है। R2 रजिस्टर के अंदर हमने एक डेटा मूव करवाया है, दैट इज़ ID3, मतलब आइडेंटिफायर 3 के अंदर जो डेटा था वो हमने R2 रजिस्टर के अंदर मूव करवा दिया है। दूसरी इंस्ट्रक्शन है मल एफ हैश 60.0 R2। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है R2 और 60.0 का। 60.0 के आगे हैशटैग इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि 60.0 जो है वो इमीडिएट वैल्यू है, मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे ले रहे हो। तो जब भी आप डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हो तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको हैशटैग लगाना ज़रूरी है। R2 के अंदर हमने ID3 का डेटा ऑलरेडी मूव करवाया हुआ है, इसलिए हमारी फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन लाइन है T1 इक्वल टू ID3 मल्टीप्लाई बाई 60.0 वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। मल एफ हैशटैग 60.0 R2 वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा। उसके बाद आता है मूव एफ ID2 R1। अब ये चीज़ क्या हो रही है कि ID2 की जो वैल्यू है वो हम R1 रजिस्टर के अंदर मूव करवा रहे हैं। उसके बाद हमने एडिशन करवाया है R2 और R1 का, जहाँ पे हमारे R2 के अंदर वैल्यू हमने डाली हुई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ID3 मल्टीप्लाई बाई 60 की, और R1 के अंदर हमारा ID2 जो है वो है। तो इन दोनों का हमने यहाँ पे एडिशन करवाया है। उसके बाद एडिशन हो जाने के बाद R2 और ID1 इन दोनों में हम मूव करवा रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो अभी के लिए R1 में स्टोर्ड है, वो आंसर मैंने अब ID1 में मूव करवाया हुआ है, क्योंकि जब आप कोड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तब आपका आंसर जो है वो ID1 में स्टोर हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल कोड जनरेशन। ये हमारे फेजेस ऑफ कंपाइलर का लास्ट फेज़ था। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सॉल्व करने का ट्राई करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फेजेस ऑफ कंपाइलेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। ये आपकी पूरी फेजेस ऑफ कंपाइलेशन की फिगर है, जहाँ पे देखो आप टोटल 6 फेजेस आप देख सकते हो। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद आता है कोड जनरेशन। दो साइड पे आप एक अलग अलग सिंबल देख सकते हो, एक में है सिंबल टेबल और दूसरे में है डिटेक्शन एंड करेक्शन। जब आप फर्स्ट एनालिसिस फेज़ और सेकंड सिंथेसिस फेज़ कवर कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपका कोई भी फेज़ के अंदर एरर आती है तो वो डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जिसे हम बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। और दूसरा है सिंबल टेबल। सिंबल टेबल इज़ नथिंग बट इट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ टोकन्स और लोकेशन ऑफ टोकन्स। तो टोकन का वैल्यू और उसका लोकेशन और एड्रेस स्टोर करवाने के लिए आपको सिंबल टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। थ्रू आउट दी टोकन हमारा जो है वो यूज़ हो रहा है, तो सारे फेजेस जो है वो सिंबल टेबल से कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये हो गई आपकी प्योर फेजेस ऑफ कंपाइलर की फिगर। ये हमने यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, जो 2 स्ट्रिंग्स है वो आपको फेजेस ऑफ कंपाइलेशन के ऊपर पार्स करवानी है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद का टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, आप लोग एक बार देख लो। कंपाइलर जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकता है, इंटरप्रेटर इंटरमीडिएट कोड नहीं जनरेट करता है। कंपाइलर एक टाइम पे पूरे प्रोग्राम को स्कैन करके पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को स्कैन करके उसको ट्रांसलेट करता है। अब कंपाइलर जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत भी पड़ेगी, जहाँ पे इंटरप्रेटर जो है वो
इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर का एक बेसिक एग्जांपल है सी और इंटरप्रेटर का एग्जांपल है पाइथन, रूबी, वो सारे। उसके बाद आता है कंटेक्स्ट ऑफ कंपाइलर, और उसे हम कजिन्स ऑफ कंपाइलर भी बोल सकते हैं। कजिन्स ऑफ कंपाइलर के अंदर आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले टॉपिक में एक चीज़ देखी थी, लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट आपने देखा था। तो वो फॉर्मेट के अंदर क्या था, सबसे पहली चीज़ थी प्री प्रोसेसर। मतलब हम एक अगर प्रोग्राम ले कि मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो मैंने ऐसा आपको बोला है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन, तो वो चीज़ हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्री प्रोसेसर के अंदर जाती है, और प्री प्रोसेसर उसके बाद प्री प्रोसेस्ड लैंग्वेज जनरेट करता है। प्री प्रोसेसर जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्री प्रोसेसर जो है वो मैक्रो प्रोसेसिंग करेगा, फाइल इंक्लूजन करेगा, रेशनल प्री प्रोसेसर का काम करेगा और लैंग्वेज एक्सटेंशन करेगा। तो ये 4 काम बेसिकली प्री प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। मैक्रो प्रोसेसिंग में वो क्या करेगा कि हम यूज़र डिफाइंड मैक्रोज अगर हमें बनाने हैं तो वो बना सकते हैं। मैक्रो इज़ नथिंग बट अ फंक्शन। जो आप लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर और C++ के अंदर फंक्शन का काम करवाते हो, वो सेम चीज़ असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैक्रो से जानी जाती है। तो फर्स्ट हम यूज़र डिफाइंड मैक्रोज जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.141592 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो यहाँ पे पाई जो है वो फंक्शन हमने डिफाइन किया विद द यूज़ ऑफ मैक्रो प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है फाइल इंक्लूजन। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऊपर इंक्लूड studio.h, conio.h, math.h ऐसी सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाते हो इंक्लूड टैग का यूज़ करके, तो वो सेम चीज़ हम असेंबली लैंग्वेज में हेडर फाइल इंक्लूड करवा सकते हैं विद द यूज़ ऑफ फाइल इंक्लूजन मेथड। उसके बाद आता है रेशनल प्री प्रोसेसर। रेशनल प्री प्रोसेसर प्रोवाइड्स बिल्ट इन मैक्रो फॉर कंस्ट्रक्ट लाइक वाइल स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट। जैसे इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, वैसे सेम इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो वो सारे असेंबली लैंग्वेज के इनबिल्ट फंक्शंस अगर आपको यूज़ करने, इनबिल्ट मैक्रोज अगर आपको यूज़ करने या कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, तो उसके लिए हमें रेशनल प्री प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट है लैंग्वेज एक्सटेंशन। लैंग्वेज एक्सटेंशन जो है वो कैपेबिलिटीज़ ऐड करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपकी बिल्ट इन मैक्रोज अलग लैंग्वेज में है और उसको आपको असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करना है, तो वो लैंग्वेज आप आपके मैक्रोज के अंदर ऐड करवा सकते हो विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एक्सटेंशन। तो ये 4 जो है वो आपके काम हो गए प्री प्रोसेसर के। उसके बाद आता है कंपाइलर खुद। अब जब आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कजिन्स ऑफ कंपाइलर लिखो, तो आपको कजिन्स ऑफ कंपाइलर लिखने हैं, मतलब उसके आसपास में जो चीज़ें वर्क कर रही है वो चीज़ लिखनी है। आपको यहाँ पे कंपाइलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर सीक्वेंस में कंपाइलर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंपाइलर मेंशन किया है। अगर आपको कंटेक्स्ट ऑफ कंपाइलर बोला है तो आपको कंपाइलर लिखना पड़ेगा, पर अगर आपको बोला है कि कजिन्स ऑफ कंपाइलर क्या है तो आपको कंपाइलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर भी हम आगे देख के आए टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के अंदर, तो आप लोगों को असेंबलर का काम भी पता ही है। असेंबलर क्या करेगा, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। असेंबली लैंग्वेज असेंबली प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। असेंबली प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ निमोनिक्स। मतलब हमने जो आगे देखा एक्चुअल कोड जनरेशन के अंदर, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी मूव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो वाली, वो सारे, वो उसको एज ए इनपुट कंसिडर करेगा और उसका मशीन कोड कन्वर्ट करके एज ए आउटपुट वो रिप्रेजेंट करवाएगा। उसके बाद आता है लिंकर एंड लोडर। लिंकर और लोडर जो है वो असेंबली लैंग्वेज रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा और फाइनल मशीन कोड को एज ए आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज का आउटपुट है मशीन कोड, पर वो एक्चुअल मशीन कोड जनरेट नहीं कर रहा है, वो रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कोड को हम प्योर मशीन कोड भी नहीं बोल सकते हैं और उसको हम असेंबली लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते। इट इज़ अ इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड, सो इसीलिए उसको नाम दिया है ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि वो रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड को एज ए इनपुट कंसिडर करता है। और 2 चीज़ें हैं, लिंकर और लोडर, ये दोनों रिलोकेटेबल मशीन कोड के ऊपर वर्क कर रही है। अब लिंकर क्या करेगा, आपका एक प्रोग्राम है, सिंगल प्रोग्राम, जिसे आप
आपकी मेन मेमोरी के अंदर एक साथ स्टोर नहीं करवा सकते हो। यानी कि मान लो कि आपका 10 लाइन का प्रोग्राम है और आपने वो मेन मेमोरी के ऊपर स्टोर करवाया हुआ है, तो मेन मेमोरी पे कुछ कुछ जगह खाली होती है, कुछ जगह पे कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें लिंक करने के लिए लिंकर का यूज़ होता है। मतलब कि मेरी 10 लाइन का कोड है, फर्स्ट सेकेंड लाइन जो है वो एक लोकेशन पे पड़ी हुई है, मान लो लोकेशन है 2000H। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन जो 4 लाइन है वो मेरी लोकेशन अलग लोकेशन पे पड़ी हुई है। मान लो कि उस लोकेशन का एड्रेस है 4000H, तो 2000H 2001H के बाद उसको डायरेक्टली जाना है 4000H पे। तो वो विद द यूज़ ऑफ लिंकर हम करवा सकते हैं। मतलब आपका पूरा एक सिंगल प्रोग्राम जो होगा वो लिंकर की मदद से सेवरल फाइल्स में या सेवरल लोकेशन पे अगर आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ है तो वो चीज़ को लिंक करने के लिए हमें लिंकर चाहिए। लिंकर जो है वो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट जगह पे स्टोर करवा सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिस फाइल्स में हैव बीन द रिजल्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपाइलेशन एंड वन और मोर लाइब्रेरी फाइल्स। मतलब आप कौन कौन सी चीज़ों को लिंक करवा सकते हो, तो एक तो आपका प्योर ऑब्जेक्ट कोड जो होता है उसको आप लिंक करवा सकते हो। आपका कंपाइलेशन प्रोसेस का रिजल्ट जो होता है वो अलग अलग जगह पे पड़ा है तो उसको भी लिंक करवा सकते हो, या फिर लाइब्रेरी फाइल्स जो आपको चाहिए फाइल इंक्लूजन के लिए उसे भी आप लिंक करवा सकते हो। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है लोडर। अब लोडर क्या करेगा, लोडर के अंदर हमें सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है टेकिंग द रिलोकेटेबल मशीन कोड, उसके बाद अल्टरिंग द रिलोकेटेबल एड्रेस और उसके बाद प्लेसिंग द अल्टर्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेमोरी एट द प्रॉपर लोकेशन। अब क्या होगा कि ये जो अलग अलग कोड आपका पड़ा हुआ है जो लिंकर लिंक कर रहा है, ऐसे बहुत सारे कोड पड़े हुए होंगे, तो लोडर क्या करेगा, सबको एक साथ ले जाने का ट्राई करेगा। मतलब आपका जो मशीन कोड रिलोकेटेबल कोड अलग अलग जगह पे है वो ट्राई करेगा कि एक जगह पे सारा कोड स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले वो रिलोकेटेबल मशीन कोड को ले लेगा, उसके बाद उसका एड्रेस जो है वो अल्टर करेगा किसी और कोड से, तो दोनों कोड अपनी अपनी सही जगह पे जा सके ऐसा वो ट्राई करेगा। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद एब्सोल्यूट मशीन कोड जनरेट होता है और वो हमारा फाइनल आउटपुट है कंपाइलर का। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर, अगर आपको एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर आता है तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अगर आपका एग्जाम में आता है कजिन्स ऑफ कंपाइलर, तो कंपाइलर के अलावा प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लिंकर और लोडर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर GTU एग्जामिनेशन। ये आपका 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकता है, सो ये चीज़ भी नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद का टॉपिक है फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर, और आप ये भी बोल सकते हो कि ग्रुपिंग ऑफ फेजेस। ये चीज़ मैं बहुत जल्दी आपको समझा दूंगी क्योंकि हमने पूरा फेजेस ऑफ कंपाइलर आगे पढ़ाया हुआ ही है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर फ्रंट एंड जो है वो पूरा एनालिसिस पोर्शन कवर कर रहा है और बैक एंड जो है वो पूरा सिंथेसिस पोर्शन कवर कर रहा है। फ्रंट एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स लैंग्वेज एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज के ऊपर हमारा जो ये ऊपर का 5 फेज है वो काम करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड क्रिएशन ऑफ सिंबल टेबल। ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड के अंदर होगी। बैक एंड जो है इट प्योरली डिपेंड्स ऑन टारगेट मशीन कोड एंड इट डिड नॉट डिपेंड ऑन सोर्स प्रोग्राम। सो वो 2 फेज़ इंक्लूड करेगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन फेज़। तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड और बैक एंड। और थर्ड आता है एरर हैंडलिंग एंड सिंबल टेबल ऑपरेशन। एरर हैंडलिंग और सिंबल टेबल ऑपरेशन आपको यहाँ पे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों जैसे ही हमने फिगर में देखा था फेजेस ऑफ कंपाइलर की, दोनों सब में यूज़ होते हैं, तो वो फ्रंट एंड में भी आएंगे और बैक एंड में भी आएंगे। मेनली जो 4 फेज़ हो गए ऊपर के वो फ्रंट एंड में आ जाएंगे और 2 फेज़ जो है वो बैक एंड में आ जाएंगे। अब आपको अगर एग्ज़ाम में फ्रंट एंड और बैक एंड पूछा है तो आपको एनालिसिस और सिंथेसिस मॉडल वाली जो फिगर थी वो ड्रॉ करनी है। अगर आपको बोला है कि फेजेस ऑफ कंपाइलर दिखाओ, तो हमने प्रीवियसली जो 2 फिगर देखी थी, एक फेजेस वाली और एक सिंबल टेबल और एरर डिटेक्शन वाला जॉइंट करके जो देखी थी वो लास्ट वाली, वो 2 फिगर आप लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेगी। पर अगर आपको एग्जाम में बोला है कि एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल समझाओ या फिर फ्रंट एंड बैक एंड समझाओ, तो आपको सबसे पहली फिगर जो हमने देखी थी वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद आता है पास स्ट्रक्चर।
पास स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को नहीं समझाने वाली हूँ, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ये पूरा पास स्ट्रक्चर हम सिस्टम प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे बोलना, मैं आपको करवा दूँगी। सिंपल पास स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारी जो इनपुट फाइल है वो आउटपुट जनरेट करेगी विद द यूज़ ऑफ पासिस। उसका मतलब हुआ कि आपका जो पूरा इनपुट प्रोग्राम है वो एक टाइम में आपका प्रोग्राम स्कैन करके उसका आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। तो अगर ऐसा वो कर रहा है वन कंप्लीट स्कैन के अंदर, तो उसे हम सिंगल पास बोल सकते हैं। और अगर सिंगल पास में वो चीज़ नहीं हो रही है तो उसे हम मल्टीपल पास बोल सकते हैं, या फिर टू पास कंपाइलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पास इंक्लूड्स रीडिंग एन इनपुट फाइल एंड राइटिंग द आउटपुट फाइल। इन अ सिंगल पास कंपाइलर, एनालिसिस ऑफ सोर्स स्टेटमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंथेसिस ऑफ इक्विवेलेंट टारगेट स्टेटमेंट। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस बार बार नहीं होगा। अगर आपका सिंगल पास कंपाइलर है तो एनालिसिस फेज़ एक ही बार होगा। एनालिसिस के अंदर हम स्कैनिंग ही कर रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि स्कैनिंग जो है वो एक ही बार में हो जाएगा और उसके बाद तुरंत सिंथेसिस फेज आ जाएगा। वाइल इन अ टू पास कंपाइलर, इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड बिटवीन एनालिसिस एंड सिंथेसिस फेजेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपाइल द सोर्स प्रोग्राम इनटू सिंगल पास ड्यू टू फॉरवर्ड रेफरेंस। तो ये ऐसा बोल रहा है कि सिंगल पास में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना डिफ़िकल्ट है ड्यू टू फॉरवर्ड रेफरेंस। फॉरवर्ड रेफरेंस भी हम सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता ही है कि फॉरवर्ड रेफरेंस क्या है। फॉरवर्ड रेफरेंस में आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि कोई भी वेरिएबल आप पहले यूज़ कर रहे हो और उसके बाद उसको डिक्लेयर करवा रहे हो, दैट इज़ अ फॉरवर्ड रेफरेंस। जैसे कि हमारा सी प्रोग्राम है, तो हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, वो फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं और मेन के अंदर हम वो वेरिएबल पहले लिख रहे हैं। तो क्या होगा कि मेन प्रोग्राम इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो पहले वो वेरिएबल वो देख लेगा और देखने के बाद वो उसके डिक्लेरेशन पोर्शन में जाएगा और देखेगा कि उसको डिक्लेयर किया है कि नहीं किया। उसके बाद वो वेरिएबल का आगे काम करेगा। तो ये चीज़ जो हुई उसे हम फॉरवर्ड रेफरेंस बोल सकते हैं। फॉरवर्ड रेफरेंस ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। मैं ये पीपीटी और मटेरियल आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप सब लोग ये सब पढ़ सकते हो इजीली। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये चीज़ जो है वो आपके इतने काम की नहीं है, पर मैं आपको एक बार बता दूंगी कि अगर हमें नंबर ऑफ़ पासेस रिड्यूस करने हैं तो उसकी क्या इफ़ेक्ट्स आ सकती है आपके प्रोग्राम के ऊपर। तो अगर आप नंबर ऑफ़ पासेस रिड्यूस कर रहे हो तो कुछ ऐसे पासेस भी होंगे जो आपके काम के होंगे पर चले जाएंगे, और कुछ ऐसे पासेस भी होंगे जिसकी वजह से आपका टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ इंटरमीडिएट फाइल। इफ़ वी ग्रुप सेवरल फेजेस इनटू वन पास देन मेमोरी रिक्वायरमेंट में बी लार्ज। बहुत सारे फेजेस को अगर आप एक सिंगल पास में लेके जा रहे हो, मतलब फेजेस रिड्यूस कर रहे हो, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी मेमोरी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एट दी एंड तो वो पूरा फेजेस जो है वो एग्जीक्यूट करने ही वाला है। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपाइलर। अब टाइप्स ऑफ कंपाइलर में क्या होगा, तो देखो इसके यहाँ पे फर्स्ट टाइप है वन पास कंपाइलर, जो हमने पासेस ऑफ कंपाइलेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आपका पूरा प्रोग्राम एक ही बार में स्कैन होकर आउटपुट जनरेट करवा रहा है तो दैट इज़ वन पास कंपाइलर। उसके बाद आता है टू पास कंपाइलर। ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि अगर स्कैनिंग दो बार हो रहा है उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे टू पास कंपाइलर। टू पास कंपाइलर जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा, वन पास कंपाइलर जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद आता है इंक्रीमेंटल कंपाइलर। इंक्रीमेंटल कंपाइलर में क्या होगा, अगर आपने एक बार आपका पूरा प्रोग्राम स्कैन करवा लिया और कंपाइल करवा लिया है, उसके बाद आप कोई चेंज करवा रहे हो, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो वो दूसरी बार जब आप कंपाइल करने जाओगे विद द यूज़ ऑफ इंक्रीमेंटल कंपाइलर, तो वो पूरा मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन जो है उसे ही कंपाइल करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल नहीं करेगा। उसे हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंटल कंपाइलर। उसके बाद आता है नेटिव कोड कंपाइलर। नेटिव कोड कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड जिसका प्लेटफॉर्म सेम टाइप का है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब मान लो कि आपके पास एक सोर्स कोड है जावा का और एक सोर्स कोड है सी का, तो इन दोनों को आप सेम प्लेटफॉर्म पे कंपाइल नहीं करवा पाओगे अगर आपका कंपाइलर नेटिव कोड कंपाइलर है। मान लो कि आपके दोनों कोड सी के ही है और आपके पास नेटिव कोड कंपाइलर है, तो आप ये चीज़ परफॉर्म करवा पाओगे।
पर अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो वो आप नेटिव कोड कंपाइलर का यूज़ करके परफॉर्म नहीं करवा पाओगे। उसके बाद आता है क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर जो है वो नेटिव कोड कंपाइलर का जो डिसएडवांटेज है उससे ओवरकम कर रहा है। ये कंपाइलर जो है वो अलग अलग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म के सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कंपाइलर। ये टॉपिक भी आपका 4 मार्क्स में GTU एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप ये टॉपिक भी एक बार अच्छे से देख लेना। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।